Assalamu alaikum students, this is Shazad Kamil. Today I have come up with a quick overview of depreciation, primarily targeted for O and A level students. Okay, depreciation is a systematic allocation of an asset's value loss over its useful economic life. यानी depreciation एक systematic distribution है, allocation है एक asset की value loss की, जो asset value lose करता है over its useful economic life. ठीक है, यानी इस एसेट के वैल्यू लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना जो है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है और इसके पीछे भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है. ओके, नेक्स्ट कम्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. देखिए, डेप्रिसिएशन के पीछे जो सबसे पहले हमें रीज़न स्टडी करना पड़ेगा व्हाई वी डेप्रिशिएट एसेट्स. तो रीज़न ये है कि प्रूडेंट कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर करता है दैट वी शुड अकाउंट फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि एसेट डेफिनेटली वैल्यू लूज़ करता है ओवर इट्स यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ. जितने अरसे आप इसको यूज़ करते हैं या रखते हैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू लॉस आता है. एग्जैक्टली कितना आता है ये सर्टेन नहीं होता, लेकिन जो भी फाइनलाइजेशन होती है वो अपॉन इट्स डिस्पोजल होती है. लेकिन तब तक हम एक एक्सपेक्टेड लॉस फिगर कंप्यूट करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर इट्स यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ. तो रीज़न बिहाइंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. वाई एसेट लूज वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ड्यू टू वेयर एंड टेयर. आप इसको इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू लूज़ करता है. चेंजेस इन मॉडल्स, आप इवन एसेट को यूज़ ना भी करें, उसको ऐसे भी रख दें, लेकिन उससे एडवांस मॉडल्स अगर मार्केट में आ गए हैं तो डेफिनेटली ओल्ड मॉडल जो है वो वैल्यू लूज़ करेगा. थर्ड इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. बहुत दफ़ा मॉडल्स ऐसा चेंज नहीं होते लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्जन्स आ जाते हैं चीज़ों के. बहुत सी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं और वो रिप्लेस कर देती हैं नई टेक्नोलॉजी. तो इस सूरत में भी जो ओल्ड एसेट्स होते हैं वो वैल्यू लूज़ करते हैं. ठीक है, सिस्टमेटिक एलोकेशन क्यों करते हैं, यानी हम डेप्रिसिएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं ओवर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, एक दफ़ा ही क्यों नहीं चार्ज कर लेते अपॉन इट्स डिस्पोजल. उसकी वजह है मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है मैच एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ अर्नड. यानी आप उस एसेट को एक ओवर द पीरियड यूज़ करते हैं, कुछ साल यूज़ करते हैं और उससे बेनिफिट्स अर्न करते हैं ईच ईयर, तो उसका जो वैल्यू लॉस है वो भी आपको उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिस पैटर्न में आप उससे बेनिफिट्स अर्न कर रहे हैं. ये नहीं हो सकता कि बेनिफिट्स 5 साल में अर्न किए और लॉस सारा आपने 5th ईयर एंड पे चार्ज कर लिया. दिस इज़ अगेंस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमें इस सिस्टमेटिक एलोकेशन पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है. एक एग्जाम्पशन हमेशा याद रखिएगा कि लैंड जिस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हो वो लैंड एग्जेम्प्टेड होता है डेप्रिसिएशन से, क्योंकि लैंड सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ वो वैल्यू लूज़ करता है, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी प्रॉब्लम्स वगैरह में. अदरवाइज लैंड वैल्यू लूज़ नहीं करता अगर उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी. अच्छा, जो डेप्रिसिएशन मैथड्स आपके सिलेबस में है, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मैथड. स्ट्रेट लाइन मैथड में हम करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ओवर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, यानी हम वैल्यू लॉस को इक्वली डिवाइड कर देते हैं ओवर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू. रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू जो है ये उस अमाउंट को हम कहते हैं जो हमें एसेट के डिस्पोजल के वक्त एक्सपेक्टेड होती है कि हम फेच कर सकते हैं मार्केट से. यानी ये एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स होती हैं कि ये जब एसेट मार्केट में सेल होगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ तो कितने में सेल होगा. तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है, यानी हम कॉस्ट में से वो अमाउंट माइनस कर देते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसेट हम सेल कर पाएंगे, तो हम इससे अब वैल्यू लॉस टोटल निकालते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. ओके, देयर इज द सिंपल एग्जांपल. इफ देयर इज अ मशीनरी कॉस्टिंग $10,000, स्क्रैप वैल्यू $2,000, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ 4 years, तो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगी. 10,000 मशीन कॉस्ट है, 2,000 आप एक्सपेक्ट करते हैं डेट आफ्टर 4 years यू विल फेच फ्रॉम मार्केट. तो टोटल वैल्यू लॉस हो गया 8,000 एक्सपेक्टेड लॉस, और 4 years में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज पर एनम हो जाएगा $2,000. Then comes the second method, reducing balance method. Under reducing balance method, higher depreciation charge in initial years with decline at a decreasing rate in future years. ठीक है, डेप्रीसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए कंप्यूट की जाती है जो इनिशियल ईयर्स में वैल्यू फास्ट लूज़ करते हैं और फिर लेटर ऑन उनका जो वैल्यू लॉस पैटर्न है वो डिक्रीज़ हो जाता है. यूजली कार्स के केस में ऐसा होता है कि अगर आप ब्रांड न्यू कार लें, इवन आप 1 या 2 months उसको रन करके डिस्पोज ऑफ करें, आपका वैल्यू लॉस ज़्यादा होता है. लेकिन लेटर ऑन इतना मैटर नहीं करता कि आपने उसको 8 months यूज़ किया है या 14 months यूज़ किया है, वैल्यू लॉस कम हो जाता है.
इसी तरह वो तमाम चीज़ें जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इशू होता है वहाँ भी यही पैटर्न इस्तेमाल होता है। जहाँ क्विक टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट्स आती हैं वहाँ पर वैल्यू लॉस पैटर्न जो है वो अक्सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जो है वो बेस करता है। ओके, हायर डेप्रिसिएशन चार्ज इन इनिशियल ईयर विद डिक्लाइन एट डिक्रीजिंग रेट इन फ्यूचर ईयर्स। इसमें हर साल जो आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं दैट शुड बी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट। बुक वैल्यू होती है एसेट की कॉस्ट माइनस इट्स टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट, यानी हर फाइनेंशियल ईयर की जो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू होगी यानी उसकी जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी अप टिल लास्ट ईयर वो आप कॉस्ट में से माइनस करेंगे, उसकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू फॉर द ईयर आ जाएगी। उसको जो डेप्रिसिएशन रेट आपका परसेंटेज आपको प्रोवाइड की जाएगी आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल दिस मशीनरी कॉस्ट $10,000 and depreciation rate is 20%, then year 1 depreciation would be 10,000 into 20% $2,000। ईयर 2 में अब आपके पास जो बुक वैल्यू आएगी दैट विल बी 8,000 क्योंकि 2,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देंगे, तो सेकंड ईयर ओपनिंग नेट बुक वैल्यू वुड बी 8,000, उसका 20% सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन होगा 1,600। फिर 1,600 भी एसेट की जो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, तो जो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर आएगी दैट वुड बी $6,400 और थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन होगी $1,280। अब आप नोटिस करें कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस है दैट इज़ 400, लेकिन सेकंड और थर्ड में 320 है और इस तरह थर्ड और फोर्थ में आप देखेंगे इट विल बी लेसर देन 320। तो डिक्लाइन होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, डिक्लाइन होता जाएगा लेकिन जो डिक्लाइन पैटर्न है वो डिक्रीज होता रहेगा in future years. Okay, third method is revaluation method. Revaluation method normally stores and spares के लिए हम यूज़ करते हैं, या small tools हमारे पास जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं for small asset tools etc. इसमें हमारे पास हर छोटे एसेट को इंडिविजुअली असेस करने का ना हमारे पास वक्त होता है, ना मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हमें परमिट करता है कि हम इतनी जो है माइनर इश्यूज़ में जाएं। तो हम सिंपली उसको जो जनरल वैल्यूएशन उसकी करवा लेते हैं थ्रू एक्सपर्ट्स। हमारे पास जो भी स्मॉल टूल्स या स्मॉल एसेट्स होते हैं जिनको हम लेते बहरहाल नॉन करंट एसेट्स में, क्योंकि होते वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं लेकिन होते स्मॉल हैं इन नेचर और वैल्यू वाइज भी कम होते हैं। ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट हम असेस कर लेते हैं, फिर उसमें जो साल में एडिशंस होती है वो ऐड हो जाती हैं, जो डिस्पोजल्स होती हैं वो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हमारे पास जो क्लोजिंग असेस वैल्यू होती है उसको लेस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर आता है। बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि साल के शुरू में हमारे पास कितने थे, कितने हमने ऐड किए, कितने हमने लेस किए उसमें, ठीक है। और हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू का है, तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा क्लोजिंग वैल्यू में और जो आपकी कैलकुलेशन उसमें जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा दैट वुड बी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, क्योंकि इसमें डेफिनेटली इस सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू लॉस का एलिमेंट आएगा और वो वैल्यू लॉस जो ऑटोमेटिक आप इस फॉर्मूले से कंप्यूट करेंगे दैट विल बी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन एंट्रीज की तरफ। डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड लॉस है, एज पर IAS 37 हम इसके लिए प्रोविजन कंप्यूट करेंगे, तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। फाइनली द लास्ट थिंग इन दिस एरिया इज डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, जो स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल भी लगता है। जब आप किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप एसेट एट कॉस्ट जो एसेट अकाउंट में होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री क्या होती है? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, यानी उस एसेट को आप एसेट अकाउंट से क्रेडिट कर देते हैं। जो भी आपकी मशीनरी है, प्लांट है, व्हीकल है, फर्नीचर है, जो भी फिक्स एसेट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर दें, जो उसकी कॉस्ट है जिस पे आपने उसको मेंटेन किया हुआ है उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में उस अमाउंट पे उसको क्रेडिट कर दें और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दें। डिस्पोजल अकाउंट को मैं सॉर्ट ऑफ फ्यूनरल अकाउंट भी कहता हूँ अक्सर, कि यहाँ पर आप एसेट की तमाम चीज़ों को पहले ले जाते हैं और फिर वहाँ पर उसको फाइनली रैप अप कर देते हैं। तो सबसे पहले आप एसेट अकाउंट क्लोज करेंगे, यानी उस एसेट को एटलीस्ट उस अकाउंट से रिमूव करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एट कॉस्ट। स्टेप नंबर 2 में आप ये करेंगे कि उस एसेट से रिलेटेड जितनी डेप्रिसिएशन मौजूद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जितनी जमा हुई है ओवर द ईयर्स, आप उस अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यानी उस एसेट को आप सबसे पहले एसेट अकाउंट से रिमूव करेंगे, एसेट कॉस्ट अकाउंट से। सेकेंडली आप इसको रिमूव करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। जितनी उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई है ओवर द ईयर्स आप उसको डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 होगा कि जिस अमाउंट पे आप उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सेल प्रोसीड्स जो हैं
उसको रिकॉर्ड करें, बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फाइनली स्टेप नंबर 4 जो है उसमें आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक एक बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगा डिस्पोजल अकाउंट में, जो या तो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा या गेन ऑन डिस्पोजल होगा। बैलेंसिंग फिगर वुड बी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल के वक्त आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू ग्रेटर देन सेल प्रोसीड्स होगी, यानी पैसे कम मिले और बुक वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही थी, तो दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड लॉस ऑन डिस्पोजल। एंट्री क्या बनेगी आपके डिस्पोजल अकाउंट में? P&L डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इफ नेट बुक वैल्यू इज लेस देन सेल प्रोसीड, यानी बुक वैल्यू कम है, पैसे ज़्यादा मिल गए, दैट सिचुएशन वुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। एंट्री क्या बनेगी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर डिस्पोजल अकाउंट को टी फॉर्म में आप देखें तो देखें इसमें एसेट एंड कॉस्ट डेबिट हुआ हुआ है, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट आई हुई है, बैंक जो सेल प्रोसीड्स हैं वो क्रेडिट पे आए हुए हैं। अब ये P&L का दोनों में से कोई एक फिगर आएगा और वो बैलेंसिंग फिगर होगा, क्योंकि इस अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है, कोई इसका बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता। अगर डेबिट साइड पे आपकी शॉर्टेज आएगी और प्रॉफिट का और P&L का फिगर डेबिट पे सेटल करेगा तो दैट सिचुएशन विल बी प्रॉफिट सिचुएशन। क्रेडिट पे सेटल करेगी तो वो लॉस होगी। तो ईदर वन वुड बैलेंस द अकाउंट। आई होप दिस quick overview would be beneficial for you. Allah Hafiz.